नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न यहीं पर हमारा है, कार्य का मात्रक है। ठीक है, तो कार्य का हमको ऐसा ही मात्रक बताना है क्या होता है। तो जो कार्य का मात्रक है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। ठीक है, याद रखिएगा कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ठीक, अर्थात प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है दूरी का, ऑप्शन बी है समय का, ऑप्शन सी है प्रकाश तीव्रता का और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो प्रकाश वर्ष इकाई है वह है दूरी का। ठीक है, याद रखिएगा दूरी का इकाई होता है प्रकाश वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं पर तीसरा प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम निम्न इकाई में माप सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा का नाम देख लीजिए, क्या बोला गया है, खाद्य ऊर्जा बोला है। तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। केल्विन दिया है, जूल दिया है, कैलोरी दिया है, अर्ग दिया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी कैलोरी। ठीक है, तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी से माप सकते हैं। अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल ऑप्शन ए दिया है रक्त में हीमोग्लोबिन को, ऑप्शन बी दिया है वातावरण में ध्वनि को, ऑप्शन सी दिया है पेशाब में शक्कर को और ऑप्शन डी दिया है वायु में जलवाष्प को। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी वातावरण में ध्वनि को। ठीक है, तो डेसिबल किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश राशि नहीं है करके पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है संवेग, ऑप्शन बी दिया है वेग, ऑप्शन सी दिया है कोणीय वेग और ऑप्शन डी दिया है द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमको सदिश नहीं है ये पूछा गया है ना, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्या है, जो कि सदिश नहीं है, अर्थात द्रव्यमान जो है वह सदिश नहीं है। तो सदिश राशि क्या होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वह सदिश राशि होता है, और जिसमें क्या होता है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, वह अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यह सदिश राशि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। वेग दिया है, द्रव्यमान दिया है, समय दिया है और लंबाई दिया है। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया है वेग है, ऑप्शन बी में द्रव्यमान दिया, तो द्रव्यमान अभी हम लोग देखेंगे क्या है आपका, ये जो है अदिश राशि है। ठीक है, और हमको ये बताना है चारों में से सदिश कौन सा है। तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ जो डी है ना वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि लंबाई भी क्या है एक अदिश राशि है और समय भी क्या है हमारे पास अदिश राशि है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए वेग। तो वेग हमारे पास क्या है, एक सदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का गति समान होता है, वेग समान होता है, त्वरण समान होता है या फिर बल समान होता है। देख सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है ये हमको यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी त्वरण समान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है, एक समान वृत्ति गति में, अब इसमें क्या होता है या फिर क्या रहते हैं ये हमको बताना है। तो एक समान वृत्ति गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं। चाल और वेग क्या होता है, तो चाल चर और वेग अचर होता है ये पूछा गया, और ऑप्शन डी दिया है चाल अचर और वेग चर होता है, ये हमसे पूछा गया है ना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात एक समान वृत्ति गति में चाल अचर होता है और वेग क्या होता है, चर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय पर। तो रॉकेट का जो ऊपर जाना है वह कार्य करता है संवेग संरक्षण पर, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है यहीं पर, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की जो मात्रा उसको बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है बोले है ना, तो क्या अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान है, भार है, घनत्व है या फिर आयतन है। ठीक है, तो इसको जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही हो जाएगा। ठीक, घनत्व। तो वस्तु की जो मात्रा को बदलने पर उसका घनत्व जो है वह क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। बाकी आयतन, भार और द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो कौन सा ऐसा नियम है न्यूटन का जिसके कारण जल पर तैरना संभव है, ये यहाँ पर पूछा गया है।
प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है और ये सभी। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय नियम। ठीक है, तो तृतीय नियम क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया लगता है। ठीक है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वह ये बोलता है प्रत्येक क्रिया के बराबर उतनी ही मात्रा में विपरीत प्रतिक्रिया लगती है, ये यहाँ पर बोला गया है। और दूसरा नियम क्या बोलता है, पहला नियम क्या बोलता है, तो पहला नियम को आप लोग याद रखना, इसको जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, जो न्यूटन का पहला नियम है वह। तो पहले नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये यहाँ पर बोला जाता है न्यूटन के प्रथम नियम में। और न्यूटन के द्वितीय नियम में क्या बोला जाता है, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तीनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, आपका बहुत काम आ जाएगा तीनों स्टेटमेंट। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण जल पर तैरना संभव है। ठीक है, जिसमें क्या था, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, अभी जैसे आपको बताया जड़त्व का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है, गतिशीलता का नियम। तो अगर आप लोग पिछला क्वेश्चन में ध्यान दिए होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा जड़त्व का नियम। चलिए डायनेमो के बारे में देखते हैं। डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, अर्थात किसको किस में चेंज करता है, जो डायनेमो होता है वो यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी दिया है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी दिया है ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में और ऑप्शन डी दिया है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है डायनेमो। चलिए अगला देखते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न है, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या करता है, ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो कौन सी ऊर्जा को किस में। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन ए दिया है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन करता है, तो माइक्रोफोन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न, सौर सेल बनाए जाते हैं, तो सौर सेल किससे बनाए जाते हैं, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, गैलियम से बनाए जाते हैं, जर्मेनियम से बनाए जाते हैं और ए और बी दोनों से। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ए और बी दोनों से बनाए जाते हैं। तो नाम याद रखिएगा, सिलिकॉन और गैलियम दोनों से क्या बनाए जाते हैं, तो सौर सेल बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गहराई बढ़ने पर द्रव्य का दाब बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, घनत्व पर निर्भर करता है। क्या होता है दोस्तों, ये हमको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। ठीक है, तो गहराई बढ़ने पर द्रव्य का जो दाब है वह बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक अब क्या होता है, ये आपको बताना है। गलनांक बढ़ता है, गलनांक घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा घटता है। चलिए 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, तो तेज चलने के लिए, फिसलने से बचने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, इन सभी के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न है, एक गिलास पानी में बर्फ़ तैर रही है। ठीक है, कोई गिलास का पानी से बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल बढ़ेगा कि घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा। तो ये हमसे पूछा गया प्रश्न है। जैसे माना कि अगर आप लोग एक गिलास लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग बर्फ़ का टुकड़ा अगर यहाँ पर रखते हैं, तो ये बताना है अगर यहाँ तक पहले पानी है तो बर्फ़ के पिघलने पर उसका जो तल है, अर्थात जो जल का तल है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये हमसे पूछा गया, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये क्यों रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है आज का। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो कितने मीटर के बराबर होता है, ये हमसे पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.46 क्रॉस 10⁻15 मीटर। ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, इतना होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितने मीटर के वो बराबर होता है। तो इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप अपने से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।